दोस्तों, क्या आपकी भी फसल बर्बाद हो रही है? खेत में बार बार कीटनाशक डालने के बावजूद भी कोई असर नहीं हो रहा है। आप परेशान हो चुके हैं और उत्पादन कम हो रहा है। तो जरा ठहरिए, अब आपको यहाँ पे और अधिक कीटनाशक या उर्वरक डालने की आवश्यकता नहीं। हो सकता है कि आपकी मिट्टी में कोई खराबी हो। आपको आपके फसल की, आपके खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए आपके खेत की मिट्टी को जानने की बहुत आवश्यकता है। तो किसान भाइयों, मैं इस वीडियो में आज आपको मिट्टी के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी होती है जिसमें खेती की जा सकती है। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस मिट्टी में कौन कौन सी खेती की जा सकती है। इसके साथ मैं आपको ये जानकारी दूंगा कि मिट्टी और फसल का क्या संबंध है। पौधे मिट्टी से ऐसा क्या ग्रहण करते हैं कि बिना मिट्टी के पौधे जीवित नहीं रह पाते। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने गलत मिट्टी में गलत फसल का चयन किया है तो उससे आपको कितनी भारी हानि हो सकती है। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके मिट्टी की उर्वरा शक्ति की जांच आप कैसे कर सकते हैं और अपने मिट्टी के अनुरूप सही फसल का चुनाव करके आप कैसे अपने फसल के उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल किसान चौपाल को सब्सक्राइब कर लीजिए और किसान भाइयों, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही बहुत सारे ज़रूरी और आवश्यक वीडियो लेकर आता रहता हूं जो आप जैसे किसान भाइयों की मदद करते हैं। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला सवाल है कि भाई मिट्टी कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत में मुख्यतः जो खेती के लिए मिट्टी उपयोग की जाती है वो मुख्यतः 5 प्रकार की होती है, जिसमें वनस्पति मिट्टी भी आती है। लेकिन वनस्पति मिट्टी को हर इंसान खेती के लिए, मानव श्रृंखला अधिकतर खेती के लिए नहीं इस्तेमाल करती। तो उसको छोड़ के जो है भारत में फसल उगाने के लिए मुख्यतः 4 प्रकार की मिट्टियों का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सी वो 4 प्रकार की मिट्टी हैं तो आपको फोटो में भी दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहली आपकी जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के बाद आपकी आती है काली मिट्टी। काली मिट्टी के बाद लाल मिट्टी और लाल मिट्टी के बाद रेगिस्तानी मिट्टी, जिसे बलुआ मिट्टी भी कहते हैं। इसमें जो सबसे फसल उगाने की कम क्षमता होती है वो होती है बलुआ मिट्टी में, यानी रेगिस्तानी मिट्टी में। अब मैं आपको क्रम से बताता हूँ। अब देखिए, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी भाई साहब उसको कहते हैं जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। नदियों द्वारा जो उसके किनारे पर बालू के कण, मिट्टी के कण आके बहते रहते हैं, अब बह बह के एक समतल भूमि बना देते हैं, उसे वहाँ मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है वो सारी मिट्टियों में सबसे ज़्यादा उपज देने वाली मिट्टी होती है। यानी कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है और उसमें जल धारण करने की क्षमता भी, यानी उसको जल को समेट कर रखने की क्षमता भी बहुत अधिक होती है। उसके बाद हम बात करते हैं काली मिट्टी के बारे में। काली मिट्टी क्या होती है, कैसे बनती है? काली मिट्टी बेसिकली बेसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं, बेसाल्ट नामक खनिज जो है उसकी चट्टानें जब टूटती हैं तो काली मिट्टी का निर्माण करती हैं। काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? अब ये सबको पता है कि काली मिट्टी का रंग भाई गहरा काला कलर का होता है। काली मिट्टी कितनी उपजाऊ होती है? तो काली मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है। हाँ, जलोढ़ मिट्टी से अपेक्षाकृत थोड़ा सा कम होती है, लेकिन काली मिट्टी में भी जल धारण करने की क्षमता बहुत अधिक होती है और वो भी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। अब बताता हूँ कौन कौन सी फसल जो है भाई काली मिट्टी में लगाई जा सकती हैं। तो काली मिट्टी में गेहूँ, कपास, गन्ना, सरसों और बहुत सारी फसलें जो है काली मिट्टी में लगाई जा सकती हैं। इसके बाद कौन सी आती है? इसके बाद आती है हमारी लाल मिट्टी। तो भाई लाल मिट्टी जो है हल्के रेतीले कण होते हैं। लाल मिट्टी का कलर लाल होता है, उसके कण हल्के रेतीले होते हैं और जल धारण करने की क्षमता अपेक्षाकृत इन दोनों से बहुत ज़्यादा कम होती है, लेकिन इतनी भी कम नहीं होती। फसलें हो जाती हैं, कपास, गन्ना, ये सारी फसलें लाल मिट्टी में लगाई जा सकती हैं। इसके बाद हमारी जो आखिरी मिट्टी आती है उसको हम कहते हैं रेगिस्तानी मिट्टी। भाई साहब, रेगिस्तानी मिट्टी जो है बहुत ही भुरभुरी होती है। इसमें रेत के बहुत अधिक कण होने की वजह से इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा ही कम होती है। इसलिए
रेतीली मिट्टी में उपज बहुत ज़्यादा कम होती है। ये मुख्यतः रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है और इसमें फसल और उपज बिल्कुल कम होती है, लेकिन कुछ कुछ फसलें और चारागाह इसमें लगाए जा सकते हैं, जो मतलब आपके गायों के और इन सारे देने के काम आएंगे। तो ये पहला प्रश्न हो गया कि भाई मिट्टी कितने प्रकार की होती है। अब दूसरा प्रश्न है कि भाई पौधों के लिए मिट्टी क्यों ज़रूरी है, पौधों के लिए आखिर मिट्टी ज़रूरी क्यों होती है। तो पौधों के लिए मिट्टी का ज़रूरी होना ये बहुत ही ज़्यादा रोचक विषय है, क्योंकि पौधे जो है, फसल आपकी जो है, वो मिट्टी से बहुत कुछ चीज़ें प्राप्त करते हैं। अब हम आपको क्रमशः बताते हैं कि पौधे के एक जिंदा रहने के पीछे मिट्टी एक माँ का काम करती है। आपके पौधे मिट्टी से पोषक तत्व लेते हैं, मिट्टी ही आपके पौधे को खड़े रहने की क्षमता देती है। मिट्टी का पीएच मान जो है, मिट्टी का पीएच मान पौधे के उपज पर, उर्वरा पर बहुत डिपेंड करता है। अलग अलग पीएच मान के पौधे अलग अलग पीएच मान की मिट्टी के साथ जो है संपर्क में आकर अपनी बढ़त लेते हैं और ग्रो करते हैं खुद को। इसके अलावा क्या है, मिट्टी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस जैसे और भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो पौधे मिट्टी से लेते हैं और अपने आप को प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके भोजन बनाते हैं। इसके बाद क्या होता है, सबसे आवश्यक चीज़ होता है जल, जो कि मिट्टी खुद में सजो कर रखती है और मिट्टी जल को बांध कर रखती है और समय समय पर पौधे को जल मिलता है। जल मिलने से पौधे क्या है, आपके ग्रो करते हैं, यानी कि आपके फसल को एक पूरी पनप देने के लिए जो है सारा कुछ होता है मिट्टी का दायित्व। तो मिट्टी से और क्या मिलता है, मिट्टी से पौधों को मिलती है ऑक्सीजन, क्योंकि मिट्टी में क्या क्षमता होती है, मिट्टी में ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करने की क्षमता होती है। वो ऑब्जर्व करती है और ऑक्सीजन पौधों को देती है। दोस्तों, ये कुछ लिस्ट है जो आपको, जिसमें ये पता चलता है कि कौन कौन से मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है पौधे मिट्टी से ग्रहण करते हैं। अब सवाल आता है कि भाई अगर हम गलत मिट्टी में गलत फसल का उत्पादन करेंगे तो क्या होगा। तो दोस्तों, ऐसा है कि अगर हम गलत मिट्टी में गलत फसल का उत्पादन करते हैं तो इससे आपकी फसल की गुणवत्ता और उर्वरा क्षमता पर कमी तो आती ही है, साथ में पौधों में या कि आपके फसल में बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो देखने को मिलते हैं, जिससे आपको ये पता चलता है कि या कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है या कि फिर आपने गलत फसल जो है गलत मिट्टी में पैदा की है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपको आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। अगर आपने गलत मिट्टी में गलत फसल का चयन किया है तो यह बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको ये सारे लक्षण आपकी फसल में या मिट्टी में दिखाई देंगे। तो सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं, कम फसल उपज, यानी कि आपकी जो उस साल की उपज है वो बहुत कम होगी। अगर आपने कुछ एक्सपेक्टेड उपज सोच के रखी है तो आपकी उपज, अगर आपने गलत मिट्टी में गलत फसल का चयन किया है तो उपज आपकी बहुत ज़्यादा ही कम होने वाली है। अब खराब फसल गुणवत्ता क्या है? खराब फसल गुणवत्ता है कि आपकी जो फसल है उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होगी, जैसे स्वाद अच्छा नहीं होगा। जैसे अगर आपने चावल की फसल बोई है तो चावल की फसल का स्वाद अच्छा नहीं होगा, गेहूं की फसल के दाने अच्छी तरीके से उपज नहीं करेंगे, और भी बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं जो आपको दूसरे नंबर पर देखने के लिए मिल सकते हैं। अब तीसरा कौन सा ऐसा लक्षण है? तो तीसरा लक्षण है रोगों और कीटों का खतरा बढ़ जाना। दोस्तों, अगर आपने अपनी फसल बो दी है और उसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक डालने के बाद भी रोग और कीट लग रहे हैं तो इसके बहुत अधिक चांसेस हैं कि आपने फसल का चुनाव गलत किया है। तो आपको एक बार अपनी फसल को और एक बार अपनी मिट्टी को जांच लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो जाती है। तो तीसरा और चौथा लक्षण कौन सा है? चौथा लक्षण है कि मिट्टी की उर्वरकता में कमी। दोस्तों, यह बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी किसान के लिए कि उसकी मिट्टी जो है पूरी तरीके से उर्वरक शक्ति से भरपूर हो। अगर आपकी मिट्टी में भरपूर उर्वरक शक्ति है तो आप कोई भी फसल लगाएं या कि आप किसी भी तरीके की अगर मिट्टी के अनुरूप फसल लगाते हैं तो आपका उत्पादन और आपका मुनाफा बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। तो अगर आप गलत मिट्टी में गलत फसल लगाते हैं तो इससे बहुत अधिक चांसेस बन जाते हैं कि आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगती है, यानी कि कम होने लगती है।
अब पर्यावरणीय प्रभाव क्या होता है दोस्तों? पर्यावरणीय प्रभाव होता है कि आपकी फसल लगाने के बाद पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। गलत मिट्टी में गलत फसल उगाने से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग किया जाता है तो वे जल प्रदूषण और अन्य पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बन सकते हैं। तो यह बहुत ज़्यादा ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये केवल कुछ सामान्य परिणाम हैं। गलत मिट्टी में गलत फसल उगाने के विशिष्ट प्रभाव कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे कि फसल का प्रकार, मिट्टी का प्रकार, जलवायु और कृषि पद्धतियाँ। तो दोस्तों, आप ध्यान रखें अपनी फसल को उगाते वक्त कि आपने सही मिट्टी में सही फसल का उत्पादन किया है। चलिए हम आगे आपको बताते हैं कि आप घर पर ही कैसे अपनी मिट्टी का परीक्षण कर सकते हैं, और अगर आपने घर पर मिट्टी का परीक्षण नहीं करना है तो आप कहां पर जाकर अपने मिट्टी का परीक्षण करवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको घर पर ही मिट्टी का परीक्षण करने की विधि बताता हूं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी मिट्टी में कौन कौन सी फसलें लगानी है, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे। आपकी मिट्टी में कितनी गुणवत्ता है और कौन सी फसल लगेगी, ये आप घर पर ही कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने खेत की मिट्टी लाकर रखना है। मैं यहाँ अलग अलग खेतों की मिट्टी लाकर आपको परीक्षण करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपने पास के खेत में या कि अपने खेत में एक साफ स्थान ढूंढना है। उसमें लगभग 15 सेंटीमीटर का गड्ढा करना है। उस गड्ढे के अंदर से जो मिट्टी प्राप्त होगी वो आपकी शुद्ध मिट्टी होगी। तो 15 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा करने के बाद उससे आप मिट्टी निकालेंगे और मिट्टी को ऐसे एक गट्ठी बनाकर रख लेंगे। उसके बाद आप उस मिट्टी को लेकर अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद उस मिट्टी के छोटे छोटे गोले बना लीजिए। तो मैंने यहाँ पर 3 अलग अलग खेतों की मिट्टी ली है और 3 अलग अलग खेतों की मिट्टी के गोले बनाए हैं। इसके बाद आप 1 ग्लास में शुद्ध वाटर लीजिए, मतलब शुद्ध पानी। 1 ग्लास शुद्ध पानी लीजिए। मैं चूंकि 3 खेतों के मिट्टी का परीक्षण कर रहा हूं, इसलिए 3 ग्लास शुद्ध पानी लिया है। इसके बाद आप 10 से 12 घंटे के लिए मिट्टी को भिगो कर उसमें रख दीजिए। जो गोले बनाए हैं उस पानी में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि पहले ग्लास में जो पानी है उसमें मिट्टी पूरी तरीके से घुल गई है और पानी का रंग मिट्टी के कलर का हो गया है, मटमैला हो गया है, यानी कि ये मिट्टी अपेक्षाकृत कम गुणवत्ता वाली है। दूसरे ग्लास में हम देखेंगे कि मिट्टी बहुत कम घुली है। तो यह मिट्टी जो है, इसमें कई चुनिंदा फसलें लगाई जा सकती हैं और ये मिट्टी थोड़ा ज़्यादा गुणवत्ता वाली है। और आप देखेंगे कि जो तीसरी ग्लास की मिट्टी है वो 10 से 12 घंटे बाद भी अभी घुलना शुरू हुई है। इसका ये मतलब है कि यह सबसे उच्च गुणवत्ता वाली मिट्टी है और इसमें सभी प्रकार की फसलों को लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार ये छोटी सी विधि के माध्यम से आप अपने घर में मिट्टी का परीक्षण करके जान सकते हैं। और मिट्टी के अधिक परीक्षण हेतु आप अपने नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क करके और वहां पर अपने मिट्टी का पूर्ण परीक्षण करवाकर उनसे सलाह भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी मिट्टी और उसके विज्ञान से जुड़ी सारी जानकारी। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो के नीचे आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और आप हमें ये भी टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, ये भी बातें सजेस्ट कर सकते हैं कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाएं। तो दोस्तों, किसान चौपाल चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।